ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले टाइम डिफरेंस की, समय का अंतर क्यों है देशों में, जगह में, स्थान में, लोकल स्थान में, और उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे। उसके लिए हम देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉन्सेप्ट प्राइम मेरिडियन टाइम के लिए, और फिर हम देखेंगे जोनल यानी जो हमारा स्थानीय जगह है उसके टाइम को कैसे निकालना है। फिर हमारा एक किसी भी देश का एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारण कैसे होता है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारण कैसे हुआ वो देखेंगे। और फिर ग्रीनविच, ग्रीनविच क्या है, मतलब ग्रीनविच मान पर जहाँ पर 0 अक्षांश है वहां से ग्रीनविच लिया गया है। तो ग्रीनविच से फिर बाकी के देश कहाँ है, और हर जगह का एक LMT करेक्शन। कि अगर हम ये तो लोकल जर्नल का लोकल मीन टाइम होता है, दूसरा हम उस स्थान के लोकल मीन टाइम को करेक्शन कैसे करेंगे स्टैंडर्ड में से, तो उसके देखने के लिए हम इस पे टाइम हमारी तीसरी यूनिट होगी जो समय परिवर्तन, उसका हम आज काम नहीं करेंगे, उसमें हम कल करेंगे आज। उसमें हमको LMT से IST बनाना, IST LMT बनाना, GMT से IST बनाना, IST से GMT बनाना, ZST से GMT बनाना और GMT से ZST बनाना। ये काम हमारा अगली क्लास में होगा। तो आज हम टॉपिक 2 पर जितना देखो हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर देखेंगे इसको कि ये जो आपके सामने रेखांश और अक्षांश की बात कही गई है, तो किसी स्थान की स्थिति निश्चित करने के लिए अथवा किसी तल पर एक बिंदु को निश्चित करने के लिए हमें तल को 2 दिशाओं में बांटना होता है, यानी कि पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से हम 2 दिशाओं में से समान अंतराल में बांट लेते हैं और वहां पर एक लंब बना देते हैं। जैसे ये आपके सामने देखिए, ये हमने एक उत्तर और दक्षिण का लंब बना दिया, एक और पूर्व और पश्चिम का लंब बना दिया। तो इस तरीके से 2 समानांतर दो सेट खींच दिए। तो देखते हैं, जैसे हम परीक्षा में हमारे ग्राफ पेपर होता था जिसमें हम ड्राइंग वो बनाते थे, नक्शा बनाते थे ग्राफ पेपर पर, तो उसका एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो इनकी दूरी एक समान है, इसको समानता देने के लिए हम चारों को बराबर भागों में चार मतलब 2 लंब डाल करके, एक आड़ा और एक ऊपर से, तो हमने इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो उत्तर दक्षिण की दिशाएं जो सभी रेखाएं हैं, जो उत्तर दक्षिण है ऊपर से नीचे, और फिर आप देखेंगे कि पश्चिम पूर्वी दिशाओं की रेखा है, पश्चिम से पूरब जो दिख रही है वो आपको वो वो लंब है। इसी प्रकार पश्चिम पूर्वी दिशा की सभी रेखा एक दूसरे के समानांतर खींची गई। तो ये उत्तर दक्षिण की दिशाओं की रेखाओं के ऊपर जो लंब है रूप है, बराबर दूरी की समानांतर और लंब रूप रेखाओं की सहायता से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम इनको एक नाम भी दे देंगे, जैसे कि अगर कोई भी कॉलम है तो वो सब बराबर समान भागों में बांटे। जैसे हमने ये मान लो कि 1-1 डिग्री में बांट दिए है और ये समान रूप भाग में बटे हैं। इसको हमने इसको एक पॉइंट को नाम दे दिया क, और यहाँ पर दूसरे पॉइंट को हमने दे दिया ख, तीसरे को दे दिया ग, चौथे को दे दिया घ। तो ऐसे हम इनको पॉइंट मुख्य पॉइंट बना लेंगे, और मुख्य पॉइंटों को बांटने के लिए कह सकते हैं कि का के लिए हम कह सकते हैं कि इसको का को हम 13 यूनिट, यानी कि पूर्व की दिशा, यहाँ पर इसको ये पूर्व की दिशा है और ये पूर्व से यहाँ पर ये 13 यूनिट पर हम देख रहे हैं, या 7 यूनिट पर देख रहे हैं। हम खा को देख सकते हैं, यहाँ पर ये खा है, ये इसको भी देख सकते हैं। और ये पश्चिम की दिशा से हमारा है 10 यूनिट, और ऐसे गा हम नीचे यहाँ देखेंगे, ये हमारा गा जो है ये भी पश्चिम की दिशा से ही हमारा शो कर रहा है 12 यूनिट। और फिर ये हमारा घा, ये हमारा पूर्व की दिशा से, तो ये पूरब की ओर बटे हुए हैं और पश्चिम की ओर। यानी कि जब हम आगे अक्षांश रेखांश का प्रयोग करेंगे तो हमारे को या तो कोई देश पूर्व में मिलेंगे या हमें कोई पश्चिम में मिलेंगे। वस्तु तो यदि किसी भी बिंदु के हम समन्वय करें, एक साथ जोड़ें, तो उनकी जो संख्या है वो गिनकर हम बिंदु तल के स्थान का पता लगा सकते हैं कि हम जो भी स्थान है वो हमारा कितने बिंदु दूर है, यानी कितनी रेखा दूर है। तो वहां पर हमारे रेखांश की कल्पना कर सकते हैं। और उसी से संकल्प बना करके पृथ्वी की सतह पर यह चीज लागू होगी। पृथ्वी कैसी है ये तो हम जानते ही है कि पृथ्वी जो है गोले की सतह की तरह है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के नक्शे के रूप में भी देख सकते हैं।
इसको कि जो हमारा समानांतर है वो हमने 4 भागों में भारत को इस प्रकार से, जैसे अभी हम जो पिछला वाला देख रहे थे वो तो हम पूरे ग्राफ को लगा रहे हैं, जैसे किसी भी देश पे लगा सकते हैं, पूरे विश्व पे लगा सकते हैं। तो पूरे विश्व पे लगाएंगे तो ये हम मान के चलेंगे ये हमारा जो जीरो है यहाँ पर, ये ग्रीन पिच है। लेकिन जब हम इसको भारत के ऊपर लगा रहे हैं तो भारत का सेंटर निकालने के लिए हम देखेंगे कि भारत का सेंटर कहाँ आएगा। तो हमने इसको ऊपर से एक लंब खींचा है और यहाँ उत्तर से दक्षिण ये वाला लंब, तो ये हमारा जो सेंटर आ रहा है ये जीरो, देखिए यहाँ पर मैंने 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है। ये मिर्जापुर के पास का जो क्षेत्र है, जो इलाहाबाद मिर्जापुर इसके आसपास का क्षेत्र है। जब हम इसको देख रहे हैं तो ये जो दोनों के बीच में अंतराल है, तो यहाँ पर है 68 पॉइंट, मतलब 68 पूर्व की ओर है और ये 97 है 97। तो जब हम 97 माइनस 68 करते हैं मतलब इन दोनों को, तो इसका हम स्टैटिक निकालते हैं, इसके अंदर सांख्यिकी निकालेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड यानी 97 और 68 के बीच में जो हमारी बीच की दूरी आएगी वो क्या आएगी, तो लगभग हमारा 5-5.5 डिग्री का इसके अंदर अंतराल आएगा। तो अगर हम इसमें ये जोड़ दें, दोनों के बीच में जो अंतर निकालेंगे तो हमारा जो मध्य पॉइंट आ जाएगा वो 82 डिग्री आ जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो आप देखिए यहाँ पर जो पूर्वी जो 82-30 लिखा है वो इसी बात को लिखा है। आप 68-7 97-25 माइनस 68-7 करेंगे और उसमें इसको इसका ग्राफ निकाल के इसका मध्य बिंदु रख लेंगे तो वो 82-30 आएगा और 82-30 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो ये भारत का मध्यमान निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं। ऐसे हर देश का मध्यमान निकालने के लिए हम इसको कर सकते हैं। अब पृथ्वी की समानांतर रेखाओं को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पृथ्वी गोले की सतह की तरह है, अनेक ऊर्ध्व तलों द्वारा काटे जाने की कल्पना उसमें की गई। यानी ये गोल पृथ्वी है और नीचे से ऊपर की ओर इसको जैसे खरबूजे की तरह इसको ऐसे से काटा गया है, गोल तले की तरह काटा गया है। तो प्रत्येक तल पृथ्वी के केंद्र के मध्य में से होकर गुजरता है। यानी कि जो हमारा बीच का स्थान है ये पृथ्वी है। या जब हम इस गोले को देखते हैं तो हम पृथ्वी का भूमध्य रेखा, जैसे पृथ्वी की भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटने की अब मैंने पिछली बार बात की थी, दक्षिण और उत्तर गोलार्ध। तो ये जो सेंटर है यही हमारा पृथ्वी वाला सेंटर है, ये वाला बीच वाला। तो जो भी रेखा निकल रही है वो इसके बीच में से होकर निकल रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के तल पर लंब रूप है। ये तल पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक वृत्त बनाते हैं। काल्पनिक वृत्त माने काल्पनिक गोला बनाते हैं। और क्योंकि इनमें प्रत्येक काल्पनिक वृत्त पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य से होकर गुजरता है ना। अब जो काल्पनिक जो निकलेगा ऊपर की ओर जाएगा तो ये हमारा दक्षिण और उत्तर का ये ध्रुव है, इससे होकर गुजरता है। तो उसका केंद्र भी वहीं पर होगा, यानी इसका सेंटर भी फिर यही बन जाएगा। तो कोई ऐसे 2 क्रमागत वृत्तों के मध्य में पृथ्वी की सतह के साथ साथ यदि दूरी को मापा जाए, हम अगर यहाँ से दूरी को नापने की कोशिश करें तो हम इनको पॉइंट देंगे, तब दोनों ध्रुवों पर वह शून्य होगी। जब हम यहाँ पर इस सेंटर से निकालेंगे तो यहाँ दोनों ध्रुवों पर इनका जो सेंटर होगा वो शून्य हो जाएगा और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगा भूमध्य रेखा। और इन वृत्तों को देशांतर रेखा या रेखांश के नाम से हम जानेंगे, यानी जो वृत्त दिख रहे हैं आपको ये देशांतर रेखा या रेखांश के नाम से जाने जाएंगे। और इसको आगे और क्लियर करेंगे आप तो देखेंगे कि एक ये अक्षांश रेखा है, अब आएगी नीचे ये अक्षांश रेखा है। तो ये जो काल्पनिक रूप से जो कटी हुई रेखाएं थी उनके ऊपर ये देखा गया है पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान अथवा शहर को जब ढूंढना हो या पहचान करना हो तो बराबर दूरी वाली समानांतर रेखाओं की 2 सेट बनाए जाते हैं। इसमें प्रत्येक सेट के ऊपर आपस में लंब, यानी कि एक हमने ये जो 2 समानांतर रेखाएं खींची अक्षांश रेखा ऐसे, और उनको एक नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ पर ये 3, 2, 1। तो ये बीच का जो सेंटर है वो 0 है, जैसे मैंने कहा था मध्य बिंदु जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब 0 से ऊपर की ओर चले जाए तो उत्तर की ओर तो 1, 2, 3 ऊपर की ओर जा रहे हैं,
और फिर इसके नीचे की ओर जा रहा है दक्षिण की ओर, तो 4, 5, 6 इस तरीके से 2 समानांतर भागों में हम इनको बांट रहे हैं और ये अक्षांश रेखाएं हमारी कहलाएंगी। तो देखिए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा एक वृत्त की तरह है और इसका जो वृत्त है वो कितना है, वो है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की जो चाप है वो उसके अंदर ये सब रेखाएं यहाँ पर दिखेंगी। तो जब हम उसको सेंटर पॉइंट दे देंगे, बीच में जो 0 डिग्री दे देंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 180 में बढ़ जाएगा। 180 ऊपर, 180 नीचे। इसी तरीके से जब 360 की जो समानांतर रेखा है उसको हम 180 में दे रहे हैं, तो जो जब भूमध्य रेखा पर ये गुजरेगी तब इसकी जो रेखाओं की दूरी होगी, प्रत्येक रेखा में 1 डिग्री की दूरी होगी। 1 डिग्री, जैसे हमने 1, 2, 3, 4 दिया, तो 1 डिग्री का कोणीय अंतर होगा। जो 1 डिग्री का कोणीय अंतर है वो सभी रेखाओं के मध्य अंतर होने से पृथ्वी की सतह के साथ मापा जाएगा और वह भूमध्य रेखा सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव, और या दक्षिणी ध्रुव की ओर यानी इधर नीचे की तरफ जो जा रहा है दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, तो यह क्रमशः घटता जाएगा। तो ध्रुवों पर वह शून्य हो जाएगा। तो नीचे से जब आप ऊपर आ रहे हैं तो ये 6, 5, 4 ऊपर से उत्तर से आ रहे हैं, तो 3, 2, 1 यानी क्रम से घटता जा रहा है। अब इसे और आसान रूप से समझने के लिए अक्षांश के समानांतर रेखाओं वाले वृत्तों की संख्या कितनी है टोटल, 180, जो कि हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, 180 इधर से, 180 इधर से, अर्थात 90 वृत्त उत्तरी गोलार्ध में होंगे, ऊपर 90 होंगे और 90 वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। यानी कि ये जो गोले हमारे ये दिख रहे हैं, ये इस शून्य से 90 ऊपर होंगे और 90 नीचे होंगे। तो 2 क्रमागत, अब जब 90 है तो उनके अंदर 1-1 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 1 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब आप देख लीजिए रेखांश और देशांतर के मामले में इस प्रकार हमें ग्लोब की चारों ओर, जब ग्लोब आप देखते हो इस प्रकार का, उसमें चारों ओर रेखाएं देशांतर के रूप में देखने को मिलती है। दोनों चित्रों के सम्मिश्रण से एक दूसरे में मिलाने के लिए हम जब विचार करेंगे तो एक नए चित्र की सहायता से हम देखेंगे। देखिए ये इससे कि दोनों के अंदर क्या समानांतर आ रहा है। उत्तर दक्षिण की दिशाएं की रेखाएं जो खींची गई है वो रेखांश देशांतर रेखाएं के रूप में हमें दिख रही है और एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी, वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होगी। तो पृथ्वी के ग्लोब पर जो घेरा है वो 40.232 किलोमीटर अथवा 2500 मील के लगभग होता है। ये जो घेरा है इतना होता है और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं में 1-1 डिग्री की कोणीय अंतर वाली 2 क्रमागत रेखाओं के मध्य पृथ्वी की सतह पर, यानी कि जो हमारी जो अंतर हो रहा है ये पृथ्वी की सतह पर जितना स्थान रहता है वह अनुमानतः 110 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री में 110 किलोमीटर का फासला बनता है। तो 110 किलोमीटर अथवा 60 मील या 69 मील के हिसाब से, यहाँ पर हम मील में बात करें क्योंकि तो मील बताया यहाँ पर 2500 मील, और अगर हम किलोमीटर देखें तो 40,232 किलोमीटर, यानी किलोमीटर ज्यादा होता है मील से, मील थोड़ा कम होता है। अगर हम 110 किलोमीटर बोल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं 60-65 मील। इसलिए विचारणीय भाव है कि कोई स्थान, कोई शहर किसी का ख गा से एक दूसरे से अगर दूर है तो वो कितना दूर होगा, ये जानने के लिए जब हमारे पास देख रहे हैं तो आपको लगता है कि अगर 1 डिग्री का अंतर आ गया तो उसके अंदर दूसरे शहर के अंदर लगभग 100 किलोमीटर का अंतर आना चाहिए। तो रेखांश या देशांतर रेखाएं एक दूसरे के पूर्ण समानांतर नहीं होती, तथापि फिर भी समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी की सतह पर जिन सीमित स्थानों को क, ख, ग के नाम से चिन्हित किया गया है, जैसा कि यहाँ हम देखेंगे ये आपको दिखता होगा, ये क, ख, ग से चिन्हित किया गया है, उन देशांतर रेखाओं को समानांतर समझा जा सकता है।
तो इस चित्र के माध्यम से आप इस बात को समझ पाएंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक शहर से दूसरे बड़े शहर के लिए जाने में जो हमारा रेखांश देशांतर है 1 डिग्री का जो अंतर आ रहा है अक्षांश का, वो लगभग 110 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। और जब इतना अंतर आएगा तो इसका मतलब वहां पर ग्रहों की जो रेज होंगी उनका भी अंतर आएगा। तो एक समान अंतराल की और एक दूसरे के ऊपर परस्पर जब लंबवत रेखा हमारे को देखने को मिलती है तो हम क्या देखेंगे इसमें, जो हम देखते हैं कि पृथ्वी के ग्लोब के संदर्भ में भौगोलिक रेखांश का यहाँ पर इसको नाम दे दिया है। भौगोलिक रेखांश यानी जिस जगह की बात कर रहे हैं, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का भौगोलिक रेखांश, अमेरिका है तो अमेरिका का, तो इन्हें इस संदर्भ में यहाँ रखा गया है। और पूरब और पश्चिम की ओर भी जो हमारी जो रेखा इधर की ओर है ये सब पूरब की ओर है और ये दूसरी ओर है ये पश्चिम की ओर है। तो पूरब पश्चिम की ओर भी भूमध्य रेखा के साथ साथ आगे बढ़ते हुए इनको नापा जाता है। तो दूसरा समायोजक हमारा अक्षांश रेखाएं हैं, जो जिसे किसी संदर्भ बिंदु या रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर, तो जो हमारे अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तर और दक्षिण की ओर, जैसे कि आप देखेंगे ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये अक्षांश रेखाएं हो गई और ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई। दोनों तरफ आप इनको लेना पड़ेगा आपको, दोनों का प्रयोग हमें कुंडली बनाने में करना है। तो भूमध्य रेखा से लंबवत दिशा में इनको नापा जाएगा। रेखांश के संदर्भ में जो सबसे बीच की बात आएगी वो हमारी आएगी कि हमारा जो ग्रीन बीच, जो ये जो यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, देखिए आप 20, 40, 60, 80 का जो पॉइंट लगा के बीच में लगाया है, लंदन के निकट ग्रीन बीच में से गुजरने वाली देशांतर रेखा को चुना गया है। तो आपने 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पश्चिम जब जाती या जो सेंटर मिला है, इस सेंटर को हम इसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री को इसको कहेंगे हम ग्रीन बीच। तो ग्रीन बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा, तो इस देशांतर रेखा पर अर्थात ग्रीन बीच के गुजरने वाली देशांतर रेखा पर 0 रेखांश कहा गया है। ग्रीन बीच को कितना रेखांश कहा गया है? 0 रेखांश कहा गया है। तो पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों के रेखांशों की केवल इसी देशांतर रेखा को आरंभ बिंदु, अब जब क्या है हम आगे जो गणना करेंगे और जो भी रेखांश लेंगे, जितने भी लेंगे, ये कौन कितना दूर है, तो इस 0 पॉइंट को ग्रीन बीच को, जो कि कहां से गुजरता है, लंदन के निकट, लंदन समझते हैं, इंग्लैंड है ना, वही होगा लंदन, तो वहां से निकलता है और उससे इसकी दूरी नापी जाएगी। पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों के रेखांशों को केवल इसी देशांतर रेखा के आरंभ बिंदु मानकर, अब आरंभ बिंदु मानकर के कैसे देखा जाएगा, पूरब और पश्चिम, यानी कुछ तो इसके देश पूरब में है और कुछ या पश्चिम में है, तो या तो पूरब माने जाएंगे या पश्चिम माने जाएंगे। अब जो पूरब माने जाएंगे वो क्या होंगे, वो प्लस वाले हैं, और जो पश्चिम माने जाएंगे वो क्या होंगे, वो माइनस वाले हैं। तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों शहरों को 0 से 180 पूर्व रेखांश और 0 से 180 पश्चिम रेखांश के अंदर ही व्यवस्थित किया गया, यानी रखा गया है। इसी प्रकार अक्षांश हेतु आरंभ रेखा भूमध्य रेखा को माना गया है। अब भूमध्य रेखा को, अब देखिए भूमध्य रेखा भी तो यही से मैंने ये अभी कटान बिंदु पिछली वाली उसमें दिखाया था, ये भूमध्य रेखा भी है, तो यही पर इसको इसी को 0 डिग्री लंदन का भी माना गया है। तो जिसका अक्षांश भी 0 है, भूमध्य रेखा का अक्षांश भी 0 है, तो यहाँ पर रेखांश भी 0 हो गया और भूमध्य रेखा का अक्षांश भी 0 हो गया। इसी स्थान पर उत्तरी गोलार्ध में, अब जब उत्तर और दक्षिण गोलार्ध की बात आती है तो इससे ऊपर का जो है वो कौन सा गोलार्ध है, उत्तर गोलार्ध, और जो इससे नीचे का है वो कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। हाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में तो अक्षांश उत्तर कहलाएंगे, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो अक्षांश दक्षिण कहलाएंगे, यानी दक्षिण अक्षांश और उत्तर अक्षांश। अब आपको देखना पड़ेगा देश
कौन सा देश है, उत्तर में गया, उत्तर गोलार्ध का देश है या दक्षिण गोलार्ध का देश है। और 0 से 90 उत्तर, 0 डिग्री से उत्तर से 90 उत्तर के बीच में जो होंगे वो उत्तरी, जहां पर ये 0 से, अगर आप देखें ये 0 से 90 वाले ये उत्तरी गोलार्ध के देश होंगे जो यहाँ होंगे, इस सीमा में होंगे। और जो 0 से 90 नीचे वाले में होंगे वो दक्षिण गोलार्ध में माने जाएंगे, लेकिन उनका अक्षांश भी 0 माना जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी की भूमध्य रेखा ग्रीनविच की देशांतर रेखा 0 के आरंभ बिंदु माना जाता है, यानी देशांतर विभाजन के संदर्भ में बिंदु माना जाता है। और इसको हम भौगोलिक रेखांश या अक्षांश रेखाओं की रूप में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि भूमध्य रेखा कौन सी है। भूमध्य रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा जो हमारे गोलार्ध को, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है ना, 2 भागों में बांटती है कि नहीं? भूमध्य रेखा कौन सी है? ये जो बीच में दी है, ये गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। तो हाँ 2 भाग, तो वो 2 भाग कौन से हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और उसके बाद हमारी रेखांश और देशांतर रेखाएं, जो हमारी रेखांश और देशांतर रेखा है जो 0 ग्रीनविच से पूरब की ओर पश्चिम की ओर हमें मिलती है। 0 से 90 डिग्री पूरब और 0 से 90 डिग्री पश्चिम वो हमारी रेखांश होती है, देशांतर रेखा होती है। और जो 0 से 90 डिग्री उत्तर और 0 से 90 डिग्री दक्षिण जाती है वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको इसको एटलस की सहायता से समझना रहेगा। आगे चलेंगे। जॉन लोकल मीन टाइम, अभी अक्षांश रेखांश पर बात हुई थी, अब हम लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम इस पर बात करेंगे। तो इसको निकालने के लिए ग्रीनविच तो हमने बताया आपको, तो ग्रीनविच मीन टाइम कितना है कोई बताएगा? ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, वहां से सारे देशों का। तो भारत का मानक समय मध्याह्न रेखा देशांतर कितना है? 82.30। क्यों? अभी मैंने आपको बताया 67 और 97 के बीच का हमारा यहाँ पर सेंटर लिया गया है, तो मैंने आपको नक्शा दिखाया था उसके माध्यम से। और तो भारत का ग्रीनविच से समय कितना है? तो ब्याज, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 1 डिग्री को हम 4 मिनट मानते हैं। 1 डिग्री को कितना मिनट मानते हैं? 4 मिनट। और जो मानते हैं, हाँ, इसको क्यों मानते हैं 4 मिनट? इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? का झुकाव है। हाँ, तो स्थानीय समय को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखेंगे कि समय की भिन्नता को समझने के पहले दिन रात ऋतु सब, इसका निर्माता सबका जो होता है तो सूर्य होता है। और हमारे पौराणिक ग्रंथों के आधार पर सूर्योदय से दिन आरंभ होता है, तो सूर्य से ही सारी हमारी प्रक्रिया आरंभ होगी। तो सूर्य जब बिल्कुल सिर पर होता है उसे मध्य दिन स्थानीय दोपहर कहते हैं। और सूर्य किसी स्थान के सूर्योदय के क्षण में उस स्थान का स्थानीय समय संगणना, ये हमारी हिंदू विधि है, जो भारतीय पद्धति है। और वो 0 घंटा यानी 0 डिग्री पर हो जाता है। जैसे हमारे मध्य सेंटर पे आएगा वो 0 पे आ जाएगा। तो लेकिन पृथ्वी समतल नहीं है, वो गोलाकार है, तो अपनी ध्रुव पर भी आकर वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसीलिए पृथ्वी के पूर्वी भागों में सूर्य कब दिखाई देगा? पहले के बाद में? पृथ्वी के पूर्वी पहले देगा, पहले। जैसे जैसे पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी के पश्चिमी भाग पूर्व की ओर क्रमशः आते जाएंगे, वैसे वैसे पश्चिम भागों में भी सूर्य दिखता चला जाएगा। तो इसलिए हम पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने को ना तो देख पाते हैं, ना हम अनुभव कर पाते हैं।
तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, घूमते घूमते बिल्कुल हमारे सिर पर आ जाता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये तो सूर्य का प्रोसेस है। लेकिन स्थानीय समय के रूप में जब हम देखेंगे तो पृथ्वी के पूर्वी भागों में सूर्य पहले दिखेगा। जैसे आप देखेंगे, मैंने बताया था पिछली बार, अरुणाचल में सबसे पहले वहां से दिखता है। और पृथ्वी के घूमते रहने के कारण जैसे जैसे पश्चिम भाग पूर्व की ओर आते जाएंगे, वैसे वैसे उन भागों में भी दिखता जाएगा। नहीं कि हम लोग भी धीरे धीरे, हमारा क्षेत्र भी पूर्व की ओर पहुंच जाता है। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो भू केंद्रित है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम भू केंद्रित हैं। हमको लगता है कि हम नहीं देख रहे, वो वहां से दिख रहा है। तो देर से उदित होता है, जब हम वहां पहुंचते हैं तब तक वो देर हो जाती है। तो इससे यह ध्वनित होता है कि पश्चिम भागों में दिन की शून्य हो रहा देर से आरंभ होगी, यानी दिन देर से आरंभ होगा। और पश्चिम भागों में सूर्य की जो भाग है उसमें दिन की हो रहा, जो पूर्व भागों में जल्दी हो रहा प्रारंभ होगा। यानी पूर्व भागों में हो रहा सा मतलब क्या है? घंटा, जो समय। तो हो रहा कैसे कहेंगे? हो रहा कहेंगे जिससे हमारा दिन प्रारंभ होता है। तो होरा का नाम जो दिया है वो एस्ट्रोनॉमिकल ग्रहों के आधार पर दिया है। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है? जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद गुरु है, गुरु के बाद शनि है। तो इसी क्रम में होरा भी चलेगी। तो अगर आज कौन सा बार है? आज बार कौन सा है? आज शुक्रवार है। तो प्रातः काल जो शुक्र की होरा रही होगी, क्योंकि सूर्योदय जो हुआ होगा वो शुक्र की होरा में हुआ होगा। तो जो जहां पर सूर्य सबसे पहले आया वहां तो शुक्र की होरा प्रारंभ हो गई। लेकिन जहां सूर्य नहीं दिखा वहां पर शुक्र की होरा प्रारंभ नहीं हुई। वो जब प्रारंभ हुई होगी जब शुक्र उसके पूर्वी क्षितिज पर पहुंचा होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पर जब चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री पर लगाती है? उसका टोटल हमारा पृथ्वी का गोल कितना है? 360 डिग्री। कितना है? 360, है ना? अब 360 डिग्री का एक संपूर्ण चक्कर वो कितने समय में लगाती है? तो हाँ, वैसे तो 23 घंटे और कुछ मिनट है, लेकिन हमने उसको एवरेज लिया है तो 24 घंटे में लगाती है। कितने समय में लगाती है पृथ्वी एक चक्कर पूरा? 24 घंटे में लगाती है। हाँ, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 24 गुणा 60 करके देखिए, 24 गुणा 60 करके देखिए कि कितने मिनट आए? 1440। बिल्कुल। तो पृथ्वी को एक चक्कर 360 डिग्री का चक्कर पूरा करने में 1440 मिनट लगते हैं। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगाती है। तो हमारे कितनी डिग्री है? 360 डिग्री। कितनी है? तो 1440 में 360 का भाग दीजिए तो हमारे पास कितने मिनट आए? 4 मिनट। इसीलिए लिया गया है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का हम माप लेंगे। हम 1 डिग्री, भाई 1 डिग्री को 4 मिनट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी 1440 मिनट को मतलब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 1440 मिनट लगती है और एक चक्कर 360 डिग्री का है। अगर 360 डिग्री का भाग देंगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री पार होती है और इसी से हम समय की गणना करेंगे। तो उस प्रकार जो लंबवत दूरी के आधार पर उसको हम निकालेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 82 है इसमें जो 4 मिनट का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? आपके सामने मैंने गुणा किया हुआ है इस सवाल को, हालांकि मैंने पहले कराया हुआ है। तो आप देखेंगे 82 गुणा 4 करेंगे तो 328 आएगा और 30 गुणा 4 करेंगे तो 120 सेकेंड आएगा। तो 328 मिनट और 120 सेकेंड आएगा। तो अगर हम इसको टोटल कर दें तो हमारे पास बन जाएंगे 30 मिनट, क्योंकि 120 सेकेंड भी हम मिनट कन्वर्ट कर देंगे और हमारे 330 मिनट बन जाएंगे। 330 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 5 से 30 मिनट। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो अंतर है, समय का अंतर है, वो है 5 घंटे 30 मिनट। कहाँ से? ग्रीनविच से। ग्रीनविच से हमारी दूरी 5 घंटे 30 मिनट है। और वो ग्रीनविच से हम कहाँ हैं? अभी मैं पूर्व पश्चिम की जो बात कर रहा था, तो हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर है।
इसलिए भारत के लिए समय क्षेत्र 5 घंटे 30 मिनट प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। तो माना कि वहां पर अगर 6 बजे सुबह हो रहा है, ग्रीनविच औसत समय अगर 6 बजे दिया हुआ है, तो हमको इसमें 5 घंटे 30 मिनट को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा समय निकल आएगा। तो हमारे यहाँ पे समय हो जाएगा 11:30। क्या हो जाएगा? 11:30। इसको सामान्य भाषा में समझ लेते हैं कि रात को 12 बजे वहां पर ग्रीनविच का जो जीरो के हिसाब से वहां पे रात को 12 बजे सूर्योदय होता है। कितने बजे? रात को 12 के आसपास होगा। इसीलिए 12 बजे वहां पर तारीख बदल जाती है। कितने बजे बदलती है तारीख? 12 बजे। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ वो तारीख कितने बजे बदलती है? सुबह 5:30 बजे। क्योंकि 0 डिग्री से हम 5:30 घंटे की पर है, इसलिए हमारे यहाँ पर वही 5:30 है। अभी हम देखते हैं ये सब ये नोट करवा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, माइक बंद कर लीजिए सब लोग। हाँ, तो ये बात हो रही थी कि अभी जब हम ग्रह स्पष्ट करेंगे, एफएमएल पंचांग का प्रयोग करेंगे, तो भारत में जब हम ग्रह स्पष्ट करेंगे तो प्रातःकालीन ग्रह स्पष्ट का जो हम मान लेंगे वो सुबह 5:30 बजे का लेंगे, जबकि ग्रीनविच के हिसाब से वो रात को 12 बजे का है वहां का। लेकिन हमारे यहाँ पर वो सुबह 5:30 बजे का है, क्योंकि हमारे और उसके बीच में जो अंतर है वो 5:30 घंटे का है। तो इस तरीके से हम अन्य देशों में भी लगा सकते हैं कि ग्रीनविच से कौन से देश प्लस में हैं, कौन से माइनस में गए हैं। तो जो माइनस में गए हैं उनको हम घटा देंगे और जो प्लस में गए हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो जो पूर्व वाले हैं वो सब प्लस में जाएंगे और जो पश्चिम वाले हैं वो माइनस में जाएंगे। देखिए, अगर किसी स्थान का हमारे पास समय क्षेत्र पता हो कि वो 6 घंटे माइनस है, तो हम क्या करेंगे? तो जैसे कि मेक्सिको है, मेक्सिको का मानक मध्याह्न रेखा जो समय है वो 6 क्षेत्र है, वो 6 घंटे माइनस पड़ता है। अभी हम भारत का 5.5 घंटे प्लस की बात कर रहे थे, यहाँ पर उसका जो 6 घंटे माइनस पड़ता है। तो उसकी मानक मध्याह्न रेखा का देशांतर क्या होगा, ये जानने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि समय क्षेत्र माइनस है, इसलिए स्थान का देशांतर ग्रीनविच के पश्चिम में पड़ेगा, पश्चिम की ओर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम समय क्षेत्र 6 घंटे हैं उसको कन्वर्ट करेंगे 6 घंटे को 60 से, तो मिनट बनाएंगे पहले। तो 6 × 60 बराबर कितने मिनट हो गए हमारे पास? 360 मिनट हो गए। और अब जब 360 मिनट हो गए तो इसका मतलब कितने डिग्री का यहाँ पर अंतर आ गया? 4 डिग्री। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इनके अंदर जो अंतर होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो हम 4 मिनट का वहां पर अंतर भाग करेंगे 360 डिग्री में, तो यहाँ पर 90 डिग्री। जैसे हमारा भारत का मानक आ रहा था 82-30, तो यह आएगा 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री आ रहा है, इस प्रकार मेक्सिको के मानक मध्याह्न रेखा का देशांतर जो है वो 90 डिग्री पश्चिम है। अब यहाँ पर पश्चिम है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ऋण लिखा हुआ तो माइनस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री पश्चिम उसको संबोधित करेंगे। ऐसे ही मान लो यदि आपके सामने न्यूयॉर्क हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, बीजिंग हो, और एटलस की माध्यम जो हमारे पास जो क्या दिया हुआ है एफएमएल पंचांग या टेबल ऑफ असेंडेंट आपको दिया है, उसमें सारे देशों के वो दिए हुए हैं, माइनस प्लस के कितने घंटे दूर है, कितने घंटे पास है, या उनका वहां पर मानक समय दिया हुआ है कि किस देश का मानक समय कितना है। तो आपको ये देखना है कि वो मानक समय जो देश है वो ग्रीनविच से पूरब में पड़ता है या पश्चिम में पड़ता है। अगर पूरब में पड़ता है तो आपको उसको जो भी समय आप ग्रीनविच का निकाल रहे हैं 5.5 घंटे के आधार पे उसमें जोड़ दें, और जो पश्चिम में पड़ेंगे उनको आप माइनस कर दें। तो इस तरीके से आपको इनके सबके रेखांश निकालने हैं कि मानक मध्याह्न रेखांश जो जैसे 90 डिग्री पश्चिम है, या हम देखें कि न्यूयॉर्क का जो है वो 75 डिग्री पश्चिम है,
तो अगर न्यूयॉर्क का 75 डिग्री पश्चिम है तो वो कितना उसमें समय अंतर आएगा? जैसे 90 डिग्री में 6 घंटे माइनस आ रहा है, तो न्यूयॉर्क का 75 डिग्री पश्चिम है तो कितने डिग्री माइनस, कितने घंटे माइनस जाएगा? कोई बता सकता है? करके बता सकते हैं? 75 अंश को 4 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है? 5 आवर्स 5 घंटे, बिल्कुल ठीक है। तो 5 घंटे का वहां पर न्यूयॉर्क में अंतर है। ऐसे ही बीजिंग के लिए लिया गया है, वहां का मानक समय 120 डिग्री पूर्व लिया गया है, 120 डिग्री पूर्व। तो यहाँ कितना आएगा? 120 डिग्री 8 घंटे 8 घंटे। आपने बहुत जल्दी निकाल लिया, बाकी लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं? आपको 4 का गुणा करना है और उसको घंटे मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो 4 का गुणा करें और जो भी आया तो उसमें घंटे मिनट बना लें, तो कितने घंटे कितने मिनट आ रहे हैं, इस तरीके से आप वहां पर निकाल सकते हैं। तो जन्म समय के लिए क्षेत्रीय मानक समय लगेगा और ग्रीनविच औसत समय लगेगा, भारतीय मानक समय लगेगा। ये हमको यहाँ पर प्रयोग करने पड़ेंगे 2 भोगांशों का। अब आपको अगर जो अभी 120 डिग्री जिसका 8 घंटे आया है बीजिंग, तो बीजिंग के अंदर की कोई कुंडली बनानी है, बीजिंग देश जो भी है वहां पर कुंडली बनानी है, तो हमने उसका मानक समय ले लिया 120 डिग्री। अब हमको देखना है कि उसके अंदर भी जो जगह है वो कौन सी है और उसका अक्षांश कितना, रेखांश कितना है। तो मान लो 120 डिग्री बीजिंग का मानक समय है, लेकिन वहां जिस क्षेत्र की हम कुंडली बनाने वाले हैं वो जो क्षेत्र है जैसे लॉस एंजल्स वो है, वो जगह है, तो वो 118 डिग्री 17 मिनट है। तो हम क्या करेंगे, 120 में से उसे माइनस कर लेंगे क्योंकि वो पश्चिम की ओर जा रहा है, और जब हम 118 डिग्री 17 मिनट को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 डिग्री 43 मिनट। उसे हम घंटे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे वही 4 मिनट 172 सेकेंड या 6 मिनट 52 सेकेंड। इनको हम उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जन्म समय में माइनस कर देंगे। ऐसे ही अब हम भारतीय समय के अनुसार ग्वालियर के लिए भी करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही बताएंगे कि रेखांश अक्षांश को समझना है आपको और इनको नोट करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें कवर हो रहा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। कहाँ गया वो? हाँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कंसेप्ट हमारा यहाँ पर कवर हो रहा है। जोनल लोकल टाइम की बात हो रही है, वो कवर हो रहा है। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं वो आपके साथ बात हो गई। ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री है वो कैसे लिया गया है वो बात आपके साथ हो गई। और वो रेखा कहाँ से निकलती है वो आपको मैंने बताया। कहाँ से निकलती है ग्रीनविच 0 रेखा? इंग्लैंड के पास। हाँ, लंदन। और एलएमटी करेक्शन के लिए मैंने बता दिया कि जो पश्चिम में है और जो पूरा एलएमटी करेक्शन आज पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी हमारा जोनल लोकल मीन टाइम वाला करेक्शन हुआ है। एलएमटी मतलब जोनल का हुआ है कि किसी देश का हम लोकल कैसे निकालेंगे। लेकिन अब एलएमटी करेक्शन जैसे पिछली बार मैंने सिखाया हुआ है आपको कि ग्वालियर के लिए निकालना है तो 82-30 में से आप ग्वालियर के रेखांश को माइनस करो। इस पर हम अब अगली यूनिट में जो हम काम करेंगे वो एलएमटी से आईएसटी और आईएसटी एलएमटी, ये वाले जो हमारा पॉइंट्स है, अगर आप इनको समझ सको तो पहले से समझ लेना कि ये किस तरीके से निकलेंगे। और अगली क्लास में हम इसके ऊपर गणित करेंगे, गणितागणित स्थिति करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पर हम विराम देंगे सर्वे वर्तु के साथ। अगली क्लास में मिलेंगे। अगर किसी वन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अभी पूछ सकते हैं। गुरुजी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, आपने बोला था कि टेलीग्राम पे पूरा का पूरा सिलेबस दिख जाएगा, तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।